हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 नवंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, यूजीसी नेट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार करें। क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इसे डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 6 नवंबर 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। इन चारों में से अगर आपको आंसर भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय के द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ, तो रेलवे मंत्रालय के साथ जो है मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को जो है बनाया है। इसे आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि रेलवे मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। यानी कि ये जो आपका मैकेनिज्म बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य है कि रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस तंत्र के तहत फिल्म निर्माता किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्थानों पर केंद्रीकृत तरीके से फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में, यानी कि एक सौदा हुआ या एक वहाँ पे सहमति हुई और जिसमें नेताओं ने किस वर्ष तक जो है वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया, यानी कटाई को पूरी तरीके से बंद, और जो भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है यानी जंगलों की कटाई हुई है तो वहाँ पर पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2030 तक इन्होंने वादा किया है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में 110 विश्व नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। कितने देशों ने? 110 विश्व नेताओं ने कब तक? 2030 तक जो है वनों की कटाई को समाप्त करना, यानी कि जो भी फॉरेस्ट हैं उनमें कटाई पूरी तरीके से बंद करना और उसे उलटने, यानी कि जो भी कटाई हो चुकी है वहां पर फिर से पेड़ लगाकर फॉरेस्ट को डेवलप करने या उसका विकास करने के लिए यहाँ पर 2030 तक जो है प्रतिबद्धता जाहिर की है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट एंड लैंड यूज नामक प्रतिबद्धता में जो है $12 बिलियन सार्वजनिक फंड और $7.2 बिलियन निजी फंड भी शामिल है। यानी कि यहाँ पे ये पैसे की बात की गई है, इतने पैसे को यहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है, तो मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। अब ये क्यों खबरों में थी इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि यमुना की एक सहायक नदी मंदाकिनी मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है
और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना में मिल जाती है। अब देखिए यमुना की एक ये सहायक नदी है कौन, मंदाकिनी, जो मध्य प्रदेश में सतना जिले से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में जो है यमुना नदी में यह फिर से मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में यमुना में ही जाकर ये क्या है, मिल जाती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कहाँ से शुरू होती है तो मंदाकिनी नदी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह नदी सती अनसुईया से होकर बहती है, जो एक 12मासी गर्त है जहां कई झरने इसमें समा जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में मैंने देखिए बताया है कि आखिर ये क्यों हाल ही में खबरों में चर्चा में थी। देखिए यह हाल ही में खबरों में थी क्योंकि अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण और प्रदूषण इस नदी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण से यह नदी जो है मंदाकिनी हाल ही में जो है खबरों में चर्चा का विषय रहा है। तो इसका चर्चा का विषय रहने का मेन कारण क्या था, अतिक्रमण, यानी कि नदी के किनारे अतिक्रमण हो रहा है। और कंक्रीटीकरण का मतलब जो नदी के किनारे पे बहुत सारे बिल्डिंगें या घर कह लीजिए मकान बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ इस नदी को पॉल्यूटेड किया जा रहा है या प्रदूषित किया जा रहा है, जिसके वजह से ये हाल ही में चर्चा में रही है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है। यहाँ पर कौन सा देश है, अगर आपको आंसर पता है तो उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूके। कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है, तो वो है यूके। आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूके विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो आपको याद रखना है कि पूरे भारत के अंदर जो है हरित परियोजनाओं के लिए, जो हरित कह लीजिए यूँ पर्यावरण संबंधित हरित परियोजनाएं हैं, उसके लिए जो है 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूके विश्व बैंक को जो है इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ग्लासगो में जो है COP26 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई और ग्रीन गारंटी वित्त पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। ठीक है, ये ग्रीन गारंटी जो वित्त पोषण है, जो कि यहाँ पर भारत में हरित परियोजनाओं के लिए जो है यूके के द्वारा जो है यहाँ पर विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर किस लिए खर्च किया जाएगा, तो स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचों का समर्थन ये करेगा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यूके ने जो है निजी अवसंरचना विकास समूह PIDG के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 210 मिलियन पाउंड से अधिक की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। तो देखिए पर्यावरण संबंधित काफ़ी कुछ यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज संबंधित, तो ये काफ़ी इशू में है और काफ़ी इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कई ऐसे स्टेट जैसे असम में भी काफ़ी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो वहाँ पर चाय की खेती होती है वो भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नुकसान होने वाला है, पूरे विश्व भर में इसके प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं और इस प्रॉब्लम से सब मिलकर ही जो है निजात पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के जो है योगदान से ये सारी जितनी भी ये बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है वो सॉल्व हो सकती है। सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चाहिए इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में किसे चुना गया है। ऐसे इन चारों विकल्पों में से अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड टाइप नहीं किया गया, उसे आप केयर करिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिलेरी चार्ल्स वर्थ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है, तो हिलेरी चार्ल्स वर्थ को, इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि वयोवृद्ध ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है और इसके साथ ही साथ वे जेम्स क्रॉफर्ड की जगह लेंगे जिनकी मई 2021 में मृत्यु हो गई थी और 2014 से कोर्ट में थी। ठीक है, इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी जगह लेंगी, वे जेम्स क्रॉफर्ड की जगह लेंगी जिनकी मई 2021 में मृत्यु हो गई थी और 2014 से वो कोर्ट में थी। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वे श्री क्रॉफर्ड के शेष 9 वर्ष के कार्यकाल की सेवा करेंगे जिसमें कुछ 2 साल वर्ष बाकी हैं, यानी कि 7 साल तक उन्होंने कार्य किया है। किसने? जेम्स क्रॉफर्ड ने, और उसमें 2 साल का जो कार्यकाल बच गया है उसके लिए यहाँ पर हिलेरी चार्ल्स वर्थ को जो है चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रोफेसर चार्ल्स वर्थ में अब तक की 5वीं महिला जज बन गई हैं। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर 5वीं महिला जज बन गई हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना किस अधिकारी को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन चारों विकल्पों में से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमित बिष्ट को हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कर्नल अमित बिष्ट को। इसके साथ ही साथ एक और जो है यहाँ पर शख्सियत हैं जिनको यहाँ पर तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए क्वेश्चन के डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है दिया गया है। यहाँ पर पहला जो नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को इससे सम्मानित किया गया है। तो एक व्यक्ति का मैंने क्वेश्चन में बनाकर आपको बताया और दूसरी शख्सियत जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट हैं जिनको तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल धड़वाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया और इसके साथ ही साथ कर्नल अमित बिष्ट जो है सेना पदक को उनकी भूमि गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि इन 2 शख्सियत को किसके लिए जो है यहाँ पर तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो लेफ्टिनेंट कर्नल धड़वाल को जो है उनकी स्काई डाइविंग यानी कि जो प्लेन से जो स्काई डाइविंग करते हैं उस गतिविधि के लिए जो है सम्मानित किया गया और कर्नल अमित बिष्ट को सेना पदक को उनकी भूमि गतिविधियों के लिए जो है सम्मानित किया गया। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है इन चारों में से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि चीन ने जो है 6 नवंबर 2021 को देश के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि याओगन 35 परिवार से संबंधित उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश भी किया गया। इसके साथ ही साथ इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 396वें मिशन को जो है चिन्हित किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मेंशन किया है जो पॉइंट्स में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि नासा USGS ने जारी की है पृथ्वी की पहली लैंड सेट 9 प्रकाश छवियाँ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। देखिए नासा का अब यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रख लेना है। तो देखिए नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इसका फुल फॉर्म होता है।
और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के संयुक्त मिशन लैंडसेट 9 ने पृथ्वी की अपनी पहली प्रकाश छवियां एकत्र की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के संयुक्त मिशन यानी आपस में यहाँ पर संबंधित मिशन जो है लैंडसेट 9 ने जो है पृथ्वी की अपनी पहली प्रकाश छवियां जो है एकत्र की हैं। और इसके साथ ही साथ छवियां सुदूर तटीय द्वीपों और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र के इनलेट्स, हिमालय में ऊंचे ग्लेशियर्स और पेंसाकोला के बीच की सफ़ेद रेत आदि दिखाती है। तो यहाँ पर जिन की छवि ली गई है जिन क्षेत्रों की, उन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और इसके साथ ही साथ सभी छवियाँ इस बात का पूर्व अवलोकन प्रदान करती हैं कि मिशन लोगों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में कैसे मदद करेगा, यानी कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उस संसाधन को यूज करें, उसके लिए यहाँ पर जो है उसके प्रबंधन के लिए जो है ये कैसे मदद करेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा कुछ डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। और जितने भी मैंने आपको 6 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर मैंने कवर करा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है या डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। किसी एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में जवाब देता हूँ, सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। तो आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से एग्जाम रिलेटेड है और किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इसके साथ ही साथ दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बस मैं उसके बदले में आपसे ये चाहता हूँ कि इन वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसे जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा और वीडियो मिस हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।